हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज इस नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी कुछ चीज़ों के बारे में। मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैंने क्या है कि कल लाइव क्लास लेने की कोशिश की थी, लेकिन लाइव क्लास में क्या है बहुत सारी समस्या आ रही थी, जैसे कि वीडियो क्वालिटी की समस्या, साउंड प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम। ये सब समस्याओं को देखते हुए मैंने सोचा है कि ना मैं आज से लाइव क्लास नहीं लूँगा और मैं आप लोगों के लिए हर रोज एक वीडियो शूट कर दिया करूंगा और उसको अपलोड कर दिया करूंगा। तो आपको मेरी वीडियो 8 से लेकर के 9 के बीच में मिल जाया करेगी। यदि किसी बच्चे को मेरी वीडियो में मान लो कोई आपको समझने में डाउट होता है तो आप उसके लिए मेरी कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर दिया करना, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई भी दिया करूंगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, ये मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना कोई भी डाउट है उस डाउट को मैं सॉल्व कर दिया कर दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ कि मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है विवेक शर्मा के नाम से, इसको भी थोड़ा सा आप फॉलो कर लेना, क्योंकि ना इसमें क्या है कि मैं जो शिक्षा से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे रील्स वगैरह होती हैं, मैं उनको अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये जो अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 2 होने के साथ साथ ही मैं सबसे पहले उन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कल लाइव क्लास में इतनी खराब क्वालिटी होने के बाद भी मेरा सपोर्ट किया। दिल से धन्यवाद उन बच्चों को मैं करूंगा, ठीक है। टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, कल हमने डिस्कस किया था क्या, टॉपिक नंबर 1 का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इन सब की जो पीडीएफ फाइल वगैरह नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, उसके लिए भी मेरी एक टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से क्या है कि आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं ज्यादा टाइम लेते हुए। ये टॉपिक 1 का पार्ट 2 है। अच्छा, इस पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक 1 में हमने कल पढ़ लिया था कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, या कह सकते हैं हिंदी पद साहित्य का जो इतिहास है, कुछ भी बोलिए, इसके जनक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, जिन्हें उन्होंने क्या किया था, इसको 4 भागों में बांटा था, ठीक है। फिर आधुनिक काल, देखो पहला भाग क्या था, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को फिर 6 भागों में बांटा गया। 6 भाग कौन से हैं, भारतीय, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ठीक है। इसको किसने बांटा, तो इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। इसके जनक कौन माने जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। तो कल हमने इतना सब डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया था इनके बारे में बहुत अच्छे से। अब इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो देखिएगा, मैं आप सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो एमपी बोर्ड है अपना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो एमपी बोर्ड, ये जो वीडियो है और भी आगे जो वीडियो आएंगी वो सब एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए रहेगी, क्योंकि एमपी बोर्ड के सिलेबस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसी को मैं करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, तो जो अपने डिस्कस कर लिया था, इसके बाद थोड़ा सा क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि ना, ये 6 भाग ये वाले थे, 4 भाग आपके ये वाले थे। तो इसके बारे में अपन ने पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ा था। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, या इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। छोटा सा टॉपिक है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा है। कैसे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 अलग अलग चीजें हैं, 10 अलग अलग काल हैं। 10 अलग अलग कालों के ऊपर कितने क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कितने बनेंगे। तो देखिए इसमें 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्या होगा, तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हिंदी साहित्य के इतिहास को, या कह सकता है वो हिंदी पद साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, एक क्वेश्चन हो गया। तो आपको आंसर में लिखना है, ये जो नाम आप देख पा रहे हैं इनकी डेट वगैरह आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं, कौन सा काल कब से कब तक चला था, ये सारी जानकारी आपको पार्ट 1 में दे दी गई है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, हिंदी साहित्य के इतिहास को, या कह सकते हैं हिंदी पद साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपका आंसर होगा 4 भागों में, और चारों के आप नाम लिख देंगे, इनके सेकंड नाम जो आपके नीचे दिख रहे हैं वो लिख देंगे, साथ ही साथ इनकी डेट वगैरह भी आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहां से कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप आंसर देंगे सर 6 भागों में, 1 2 3 4 5 6, इनके भी आपको नाम लिख देने हैं और इनकी डेट वगैरह लिख देनी है। तो देखिए एक क्वेश्चन बना अपना यहां से और एक क्वेश्चन बना अपना यहां से, कुल मिला के 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे इसी टॉपिक से। साथ ही साथ जो मेन क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते थोड़ी सी, है ना। मेन क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, अगर हम बात करें ओनली आदिकाल की, या कह सकते हैं वीरगाथा काल की, इसके ऊपर कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना सब बच्चे। अगर मैं बात करूं आदिकाल की, तो आदिकाल के ऊपर कुल 3 क्वेश्चन बनेंगे।
ये कितने क्वेश्चन बनेंगे? 3। पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आदिकाल के बारे में बताइए। आदिकाल के बारे में बताइए, यानी कि आपसे आदिकाल की परिभाषा पूछेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि आदिकाल के कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं लिखिए। एवं उनकी रचनाएं लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। 1 2 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या है? आदिकाल के बारे में बताइए, या कह सकता है आदिकाल की परिभाषा दीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? आदिकाल के कवियों के नाम एवं उनकी रचना लिखिए। कोई 4 कवियों के नाम, 2 कवियों के नाम, इस प्रकार से अभी मैं आपको बता दूंगा कौन से क्लास में किस प्रकार से पूछता है। ठीक है। साथ ही साथ तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि आदिकाल की विशेषताएं बताइए। विशेषताएं या कह सकता है प्रवृत्तियां या विशेषता, बात एक ही है बेटा। तो आदिकाल की विशेषताएं बताइए या कह सकता है प्रवृत्तियां बताइए। तो कुल मिला के आदिकाल के ऊपर बन गए अपने कितने क्वेश्चन? 1 2 3 क्वेश्चन। ठीक है। 2 क्वेश्चन तो ये एक्स्ट्रा है। पहला ये वाला यहाँ से कि हिंदी पद्य साहित्य कितने भागों में बांटा गया, और दूसरा यहाँ से कि आधुनिक हिंदी कविता को या कह सकता है आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है। 2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है, बाद बाकी आदिकाल के ऊपर कुल मिला के 3 क्वेश्चन बना सकता है वो। ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर हम भक्ति काल की बात करें, पूर्व मध्य काल की बात करें, तो देखिएगा पूर्व मध्य काल के ऊपर भी 3 क्वेश्चन बनाएगा। वो 3 कौन से होंगे? पहला बनाएगा क्वेश्चन पूर्व मध्य काल के बारे में बताइए, दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहां से पूर्व मध्य काल के कवियों के नाम एवं रचनाएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन बनेगा पूर्व मध्य काल की विशेषताएं या कह सकता है प्रवृत्तियां। ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने लिखा है पूर्व मध्य काल, यहाँ पे एक और इसका नाम होता है भक्ति काल। तो आपसे भक्ति काल कह के भी संबोधित कर सकता है वो, या फिर पूर्व मध्य काल कह के भी कर सकता है। यहाँ पे आधुनिक काल भी कह सकता है, आदिकाल भी कह सकता है वो, या फिर वीरगाथा काल भी कह सकता है। तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आपको यहाँ पे गौर करना है कि भैया पूर्व मध्य काल है कि भक्ति काल है, मतलब एक ही नाम है। आदिकाल वीरगाथा कोई भी आ जाए, इनके बारे में 3 क्वेश्चन बना सकता है। लास्ट पहला के बारे में बताइए, और इसके बाद कवियों के नाम रचनाएं लिखिए, विशेषताएं लिखिए। ऐसे 3 इसके ऊपर बना देगा। के बारे में बताइए, कवियों के नाम रचनाएं लिखिए, या फिर विशेषताएं प्रवृत्तियां। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर। ठीक है। 3 बनेंगे इसके ऊपर, 6 हो गए। ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ बने हैं, यहाँ पे बने हैं, ठीक ऐसे ही 3 बनेंगे इसके ऊपर, यानी कि उत्तर मध्य काल के बारे में, या कह सकता है रीतिकाल के बारे में, या रीतिकाल की विशेषता, या रीतिकाल कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। तो कुल मिलाकर के ऐसे ही आधुनिक काल के ऊपर 3 बनेंगे। तो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, टोटल मिला के 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक गुड न्यूज दूंगा लास्ट में, अभी आप सब देखते जाइए, मेरे साथ बने रहिए, कोई वीडियो को स्किप ना करे बस। ऐसे ही आधुनिक काल के 6 भाग हैं, तो 6 भागों के ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? तो ऐसे 3 बनेंगे इसके ऊपर। भारतद्वीप के बारे में बताइए, भारतद्वीप के कवियों के नाम और रचनाएं बताइए, या फिर कह सकता है भारतद्वीप की विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। ठीक है। तो 3 इसके ऊपर, फिर से 3 इसके, 3 3 3 3, कुल मिलाकर के 18 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और 12 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। कुल मिला के 30 क्वेश्चन बन जाते हैं। 30 और 2 मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए यहाँ से कि आधुनिक काल कितने भागों में बांटा गया, तो ये वाला क्वेश्चन। पद्य साहित्य कितने भागों में बांटा गया, तो ये वाला क्वेश्चन। तो 4 और 6, मतलब इनके नाम आप लिख देंगे। तो एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, 12 ये और 18 ये, तो कुल मिला के 32 क्वेश्चन बनते हैं सब में से। अब सोचिए एग्जाम टाइम नजदीक है, 32 क्वेश्चन से कब तक याद करेंगे हम? इसीलिए अपन वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बताऊंगा, और इतना मैं कह सकता हूँ कि आज तक कोई क्वेश्चन बाहर गया नहीं 10 सालों से, तो भैया अब बाहर जाएगा भी क्या। ठीक है। तो मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, साथ साथ उसको ध्यान सुनते जाना। ठीक है। तो पहले मैं बता रहा हूँ 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए कि 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स क्या याद करना है उनको। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी ले लो। यहाँ से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 या 6 अंक का।
अगर हम 2024 की बात करें इस टॉपिक से पहले वाले से 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। पहले 2024 की बात करें, 2024 में एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, 2 नंबर की 2 ओटियां आई थी। अगर हम 2023 की बात करें, 24 को छोड़ के 23 की बात कर रहे हैं, 23 में टोटल 5 नंबर की ओटियां आई थी। तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए, ओटियां आ जाए, या फिर कोई क्वेश्चन ओटी में से एक ओटी आ जाए, या हो सकता है एक 4 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर क्वेश्चन आ जाए। पर मैं इतना जानता हूं कि यहाँ से ओटियां पूछना कंपलसरी है, तो आपको 1 या 2 नंबर की ओटी तो मिलनी तय है पक्का। साथ ही साथ यहाँ से भैया 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा या फिर 2 नंबर का मिल सकता है, ठीक है। कुल मिला के 2 नंबर के 2 मिल सकते हैं, या फिर 4 नंबर का 1 ही मिल सकता है, 2 नंबर की ओटियां मिल सकती हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन दे दे और 2 नंबर का एक और क्वेश्चन दे दे, ओटियां ना दे, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं तो ओटियां आती हैं, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अपना रहेगा नहीं, इतना मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से किस प्रकार हमें इसको करना है पूरा सॉल्यूशन। गुड न्यूज आपके लिए क्या होने वाली है, तो गुड न्यूज आपके लिए होने वाली है कि यहां से बेटा अपन 32 क्वेश्चन है अपन को दिखाई दे रहे हैं, 32 क्वेश्चनों में से अपन जो आदिकाल है इसको नहीं करेंगे, ठीक है। साथ ही जो भारतीय योग है इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उनको याद नहीं करेंगे, द्विवेदी योग है इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है इनको याद नहीं करेंगे। ये मैं बता रहा हूं बेटा ओनली 11th और 12th वाले बच्चों के लिए, खासकर 12th वाले बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देते हैं उनके लिए है। तो देखिए 3 क्वेश्चन तो इसके कम हो गए, 3 इसके कम हो गए, 3 इसके हो गए, तो कुल मिला के 9 क्वेश्चन कम यहां से हो जाते हैं आपके। कितने रह गए भैया, टोटल क्वेश्चन कितने थे, 32 में से 9 कम कर दिए अपन ने, तो कितने क्वेश्चन रह गए अपने, 23 क्वेश्चन रह गए। आप देख लेना एक बार, 23 क्वेश्चन रह गए। अब साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अब इसमें और इसमें और इसमें 9 क्वेश्चन तो अपने ये रह जाते हैं। और देखो 3 को 3 दूनी 6, 3 3 9 तो 12 क्वेश्चन अपने ये रह जाते हैं। 9 12 21 क्वेश्चन, 21 और 2 एक्स्ट्रा, एक वाला एक वाला, ये तो आप हटा नहीं सकते, ये तो आपको करने पड़ेंगे, 100% करने पड़ेंगे, ठीक है भैया। इनमें से कुछ कम कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब 9 क्वेश्चन ए हैं और अपने 12 क्वेश्चन ए हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात कर लूं पूर्व मध्यकाल की, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं पूर्व मध्यकाल की, तो पूर्व मध्यकाल के ऊपर 3 क्वेश्चन है। पहला के बारे में बताइए और कवियों के नाम और रचनाएं बताइए और विशेषताएं प्रवृत्तियां बताइए। तो मैं आपको लिए गुड न्यूज ये है कि जो 11th 12th का स्टूडेंट्स है उसको ना कवियों के नाम और रचनाएं नहीं करनी है, ये वाला नहीं करना है। तो कितने क्वेश्चन रह गए, 1 और 2, यानी कि हमारे पास इस टॉपिक से, इस वाले भाग से 2 क्वेश्चन बनेंगे। कितने बनेंगे, 2, और 2 बनेंगे फिर ऐसे ही इसमें से, यानी कि इसके की भी आपको कवियों के नाम रचनाएं नहीं करनी है, फिर 2 बनेंगे आपके इसमें से। तो कुल क्वेश्चन कितने हो गए, 6। अभी कितने थे, 9 थे, 6 हो गए, 3 यहां से कम कर लिए। ठीक है भैया, ऐसे ही छायावादी कवियों के नाम रचनाएं आपको याद नहीं करनी है, प्रगतवादी कवियों के नाम रचनाएं आपको याद नहीं करनी है, प्रयोगवाद की भी नहीं करनी है, नई कविता की भी नहीं करनी है। कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन आपके ये कम हो गए, 4 ये और 3 ये, टोटल 7 क्वेश्चन कम हो गए। और 23 में से अपन 7 और घटा देंगे, तो कुल मिला के 16 क्वेश्चन रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे, 16 क्वेश्चन। अब इन 16 देखो टोटल 32 थे, अपन ने आधे कर दिए। अब देखिए जब आपके एग्जाम आएंगे ना, तो उससे पहले मैं आपको इसमें से और भी कुछ इंपोर्टेंट मुझे लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भैया। तब तक अभी तो अपने पास टाइम है, तो अपन आराम से कर सकते हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी % बना लो, शिक्षा का मतलब ये है कि आप नॉलेज भी आपको होना चाहिए। शिक्षा अपन क्यों देते हैं, किसी को बुद्धि का विकास करने के लिए देते हैं, ये नहीं कि % बना लो। % तो बेटा पैसे से ही बन जाती है, अपन जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक उन्हें नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। तो % बनाना एक अलग चीज हो गया और शिक्षा लेना या ज्ञान प्राप्त करना एक अलग चीज है, ठीक है। तो देखिए आपको 16 क्वेश्चन अभी समय है आपके पास, इतना समय तो है आपके इस टॉपिक से आप 16 क्वेश्चन याद कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब संतुष्टि मिल गई होगी सब बच्चों को, ये गुड न्यूज थी मेरी, है ना। 32 में से मैंने आपके 16 कर दिए। अब हम 1 बाय 1 सबकी स्टडी करेंगे, ठीक है। और आपको ना ये जो आप देख पा रहे हैं, इतना जो मैंने लिखा है यहाँ पर सब चीज आप देख पा रहे हैं, बस इसी को आपको स्टडी करना है कुल मिलाकर के। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बताते जाऊंगा, आप उसी की स्टडी करते जाइए। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कल बता दिए थे पार्ट 1 में, उनको आप अच्छे से याद कर लेना। साथ ही साथ में इसकी PDF टेलीग्राम पे जो मेरा चैनल रहेगा उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, वहां पे आपको मिल जाएंगे। इन सब की PDF अच्छी भाषा में लिखे हुए मिल जाएंगे, तो वहां से आप नोट्स बना लेना अपना।
एक कोई रफ कॉपी वगैरह लेकर के या फेयर कॉपी लेकर के, तो उस पर आप राइट करते जाना पूरी ग्रामर होने के बाद सभी क्वेश्चन आंसर भी आपको कराए जाएंगे, यानी कोई भी चीज आपके सिलेबस रहेगा नहीं। और ये मैं अगले 3 महीने में करा के आपको दूंगा, ठीक है। आप बस मेरी वीडियो को देखते जाना रोजाना, और मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ मैं आपके साथ पेपर तक बना रहूंगा। देखिए ध्यान से। तो देखिए अब सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल के बारे में। तो देखिए मैंने बता दिया, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बनेंगे। 2 कौन से बनेंगे? पूर्व मध्यकाल के बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? इसकी पूर्व मध्यकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। कवियों के नाम रचना मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है बेटा। तो अपन इसके बारे में 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल के बारे में मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं भक्ति काल या की विशेषताएं और प्रवृत्तियां मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अगर बात करें तो उत्तर मध्यकाल की, तो देखो उत्तर मध्यकाल के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूरा, यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं पूरा। और यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर मध्यकाल की विशेषताएं, इसको मैं अभी पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा कैसे, है ना, तब आप समझना। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ज्यादा कुछ याद करने का मैटर नहीं, बहुत आसान चीजें हैं। अभी 16 में से भी देखो अपन 8 कर देंगे, हो सकता है 7 ही कर दें, आपको याद 8 करने पड़ेंगे और हो 16 जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले इसको देख लेते हैं, पूर्व मध्य काल को देख लेते हैं, भक्ति काल को। ये क्या कह रहा है भैया, पूर्व मध्य काल में क्या था, भक्ति काल में क्या था, इसके बाद समझते हैं। तो देखिए, इस काल का प्रारंभ, ऐसे ही आपको लिखना है, बाकायदा हेडिंग बनानी है। जब क्वेश्चन आएगा पूर्व मध्य काल के बारे में बताइए, या फिर क्वेश्चन पूछेगा पूर्व मध्य काल की परिभाषा दीजिए, तो आपको आंसर लिखना है, हेडिंग बनाना है पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, ब्रैकेट में लिख देना आप। इसमें क्या लिखेंगे, इस काल का प्रारंभ संवत 1375 से माना जाता है। ये पहली लाइन याद हो गई। इस काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? संवत 1375 से माना जाता है। कुछ बच्चे यहाँ पे ईस्वी लिख देते हैं, लेकिन ईस्वी मैंने कल आपको बताई थी, ईस्वी सन क्या होता है, शक संवत क्या होता है, विक्रम संवत क्या होता है। तो ना आपको ईस्वी नहीं लिखनी, जब आप यहाँ पे सन लिखते हैं तब आपको ईस्वी लिखनी होती है, बाद में संवत लिख रहे हैं तो ईस्वी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो इस काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1375 ईस्वी से, सॉरी 1375 संवत 1375 से माना जाता है। बोलने में ईस्वी निकल जाता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस काल में राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। ये यहां तक याद हो गया। पहला बताइए, इस काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? संवत 1375 ईस्वी से माना जाता है। सॉरी, ईस्वी क्या है कि देखो बोलने में आ जाती है, क्योंकि ना अपने जो कैलेंडर है इसमें ईस्वी चल रहा है, इंग्लिश कैलेंडर में चलता है ईस्वी, पर मैं आपको बता रहा हूँ कभी गलती हो जाए, मास की चीजें पलटी जाती हैं, तो आप संवत बोलना है, इसको ईस्वी नहीं बोलना है। तो इस काल का प्रारंभ संवत 1375 से माना जाता है। इस काल में दूसरी विशेषता क्या है इसकी, थोड़ी सी देख लेते हैं। इस काल में राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है, यहां तक याद हो गया। तीसरा देखते हैं, तथा इस काल में गुरु को ईश्वर से बढ़कर माना गया है, ठीक है। बताइए, पहले मैंने क्या बोला, पहली लाइन क्या है? इस काल का प्रारंभ 1375 से माना जाता है। इस काल में राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है, तथा गुरु को, जो गुरु हैं अपने, उनको ईश्वर से भी बढ़ के माना गया है। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। यानी कि एक बार एक चेला आया, एक गुरु का एक चेला आया, तो चेले ने देखा कि एक तरफ तो खड़े हैं गुरु और एक तरफ खड़े हैं गोविंद। जब अब वो कंफ्यूज हो गया कि ये तो गोविंद माने भगवान है और ये मेरे गुरु हैं, मैं सबसे पहले चरण किसके छू, गुरु के छू या फिर, सॉरी, गुरु के छू या फिर गोविंद के छू। अब वो कंफ्यूज हो गया। तब कबीरदास जी कहते हैं कि भैया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। यानी गुरु ने ही तो गोविंद को बताया था, अगर गुरु ज्ञान नहीं देता तो आप गोविंद तक कैसे पहुंचते। इसीलिए इस काल में क्या हुआ था, गुरु को ईश्वर से बढ़कर माना गया है, यानी गुरु के आगे ईश्वर कुछ नहीं था उस समय। समझ गए मेरी बात? आगे देखिए, एवं इस काल में शांत रस की अधिकता मिलती है। अभी रस क्या है तो आप इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे, टॉपिक में आ जाएगा रस छंद अलंकार के में। फिलहाल में आप याद कर लेना कि इस काल में शांत रस की क्या मिलती है, अधिकता मिलती है, तथा आपसी प्रेम, आपसी प्रेम एक ही वर्ड है, दया, सहानुभूति, परोपकार और भाईचारे की भावना मिलती है। इतना समझ में आ गया? देखिए ध्यान से, एक बार रिपीट कर रहा हूं। इस काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? संवत 1375 से माना जाता है। इस काल में राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इस काल में गुरु को ईश्वर से बढ़कर माना गया है। इस काल में शांत रस की क्या मिलती है, अधिकता मिलती है, तथा आपसी प्रेम, दया, सहानुभूति, परोपकार और भाईचारे की भावना भी मिलती है। इसीलिए इस काल को हम
हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, यानी कि सोने जैसा काल था। इस काल में कोई किसी से द्वेष नहीं करता था, गुरु को सबसे बढ़कर माना जाता था, भाईचारे की भावना सब रहते थे, एक दूसरे के लिए परोपकार की भावना रखते थे, यानी कि कोई किसी की जलता नहीं था, बल्कि एक दूसरे के सहयोग करने की कोशिश करते थे। सभी लोग इसमें इस प्रकार के थे। ठीक है बेटा, आगे देखिए, इसीलिए इस काल को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण काल भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, तो आपको आंसर में यही सब लिख के आना है कि ना इस काल में रामकृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता था, गुरु को ईश्वर से बढ़कर माना गया था, शांत रस की अधिकता मिलती थी, आपसी प्रेम, दया, सहानुभूति, परोपकार, भाईचारे की भावना मिलती थी। इसीलिए इस काल को हम भक्ति काल को हम स्वर्ण काल की भी कहते हैं। इतना आप लिख देंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक है निर्गुण भक्ति शाखा, एक है सगुण भक्ति शाखा। ठीक है, निर्गुण भक्ति शाखा क्या होती है? जिसमें परमात्मा है लेकिन किसी ने देखा नहीं है। समझ गए मेरी बात? परमात्मा है लेकिन किसी ने देखा नहीं है। तो पहले क्या होता था, परमात्मा के पास लोग जाते थे, तो कैसे जाते थे? कुछ लोग जाते थे ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान प्राप्त कर लेते, परमात्मा से उनका मिलन हो जाता। जैसे गौतम बुद्ध का हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने कर ली, परमात्मा से मिलन हो गया। कुछ लोग प्रेम के माध्यम से परमात्मा तक पहुंच जाते, जैसे कि आप मीराबाई का एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी परमात्मा से जाकर के मिल गई थी, लेकिन मीराबाई ने क्या किया था, परमात्मा श्री कृष्ण को ही मान लिया था। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं, प्रेम के माध्यम से परमात्मा से मिलन हो तो उसे कहते हैं प्रेम मार्गी शाखा। यदि ज्ञान के माध्यम से परमात्मा से मिलन हो उसे कहते हैं ज्ञान मार्गी शाखा। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति शाखा को दो भागों में बांटा गया है। ठीक ऐसे ही सगुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है राम मार्गी शाखा, एक है कृष्ण मार्गी शाखा। यानी कि निर्गुण भक्ति शाखा में तो लोग बाग परमात्मा से मिलने के लिए ज्ञान के माध्यम से जाते थे और प्रेम के माध्यम से जाते थे, लेकिन सगुण भक्ति शाखा में व्यक्तियों ने राम को और कृष्ण को ही परमात्मा मान लिया था, इसीलिए इनके राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा के नाम से जानी जाती है। आई होप कितना समझ में सब बच्चों की में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा आता है, इसके ऊपर ये तो हो गया इसके बारे में सारी जानकारी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि पूर्व मध्य काल की विशेषताएं लिखिए, या कह सकता है भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, अगर आपने इतना याद कर लिया ना, यानी 1 याद किया तो 2 अपने आप हो गया, पहला याद कर लिया, दूसरा अपने आप हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कैसे। 16 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन थे, एक ही तो आपने अभी याद किया है, दूसरा देखो कैसे ऑटोमेटिक होता है। इसको हम याद नहीं करेंगे, सिर्फ इसको इसमें से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे पूछी जा रही है विशेषताएं, तो विशेषताओं में आप क्या लिखेंगे? तो पहला विशेषता बन जाएगी कि इस काल में राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इस काल में राम एवं कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। दूसरा क्या पॉइंट बनेगा? तो देखो आपने क्या किया, यहां से लेकर के और यहां तक एक पॉइंट बना लिया और इसको मैंने विशेषता में लिख दिया। दूसरा कहां से बनेगा भैया? दूसरा बनेगा इस काल में गुरु को ईश्वर से बढ़कर माना गया है। देखो, तो देखिए ध्यान से, यहां पर लिख देता हूं मैं, इस काल में गुरु को ईश्वर से बढ़कर माना गया है। समझ गए मेरी बात? तीसरी विशेषता क्या बन सकती है इसमें से? आप बताएंगे, आप बनाइए, कोशिश करिए। आगे और बढ़ जाते हैं। इस काल में शांत रस की अधिकता मिलती, ये भी तो इसकी विशेषता है। तो सब बच्चे विशेषता के बारे में नहीं जानते, तो देखो थोड़ा सा बता देता हूँ विशेषता। अच्छा, मेरी विशेषता क्या है? विशेषता होती है क्वालिटी, और क्वालिटी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। किसी को चोरी करने की आदत है, यानी चोरी वो बहुत अच्छे से करता है, तो ये भी तो उसकी क्वालिटी है। मेरी क्वालिटी क्या है? मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, पढ़ाना एक अच्छा काम है, लेकिन चोरी करना गलत काम है, लेकिन उसकी तो क्वालिटी है ना। कहते हैं क्या क्वालिटी है यार तेरे अंदर, अच्छी से चोरी कर लेता है ना। तो क्वालिटी 2 प्रकार की होती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है, आपको बतानी है विशेषता या क्वालिटी। ठीक है, तो देखिए, इस काल में शांत रस की अधिकता मिलती है। ये तीसरा पॉइंट यहां से बनेगा, इस काल में शांत रस की अधिकता मिलती है। तो यहां से बना देता हूं मैं, इस काल में शांत रस की अधिकता मिलती है, शांत रस की अधिकता मिलती है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए क्या बना सकते हैं अपन इसमें, कि इस काल में आपसी प्रेम, दया, सहानुभूति, परोपकार और भाईचारे की भावना मिलती है।
इतना ना लिख के आप अगर ये पूरा ना लिखें तो आप इतना लिख सकते हैं, इस काल में आपसी प्रेम एवं, एक ले लिया काफी है, दया सहानुभूति परोपकार को हटा दो, सीधा लिख दो, और भाईचारे की भावना मिलती है, और भाईचारे की भावना मिलती है। समझ गए मेरी बात? तो देखिएगा, आपने याद तो एक किया था, याद कितने हो गए? 2 हो गए। समझ में बात आई कि नहीं आई? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने अभी आपको यहाँ तक 2 क्वेश्चन आपने याद कर लिए। एक चीज बताना मैं भूल गया कि ना, मैंने अभी 11th 12th वाले बच्चों को बता दिया था कि ना क्या क्या मैटर है, क्या क्या आना है आपके एग्जाम में। मैं अभी 9th 10th वालों को भी लास्ट में बताऊंगा, आप चिंता ना करिए, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया खत्म, तब तक आप इसको पढ़िएगा। ये हो गया खत्म। दूसरे की बात करते हैं उत्तर मध्यकाल की। तो उत्तर मध्यकाल कहें या फिर रीतिकाल कहें, इसकी देखो, इसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो उत्तर मध्यकाल के बारे में ये सब लिखा है, दूसरा उत्तर मध्यकाल की विशेषताएं। ठीक है बेटा, तो उत्तर मध्यकाल की विशेषताएं और उत्तर मध्यकाल के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ने वाले, थोड़ा ध्यान समझना। उत्तर मध्यकाल आपने एक याद किया, दूसरा अपने आप हो गया। ऐसे आप इसको याद करेंगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में कि इस काल का प्रारंभ संवत 1700 से माना जाता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई बात दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? इस काल का प्रारंभ कब माना जाता है? संवत 1700 से माना जाता है। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे दूसरा क्या बना सकते हैं। तो देखो, इस काल में श्रृंगार रस की अधिकता मिलती है, इसीलिए इस काल को हम श्रृंगार काल भी कहते हैं। तो देखिए, इसको क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं? तो आपका आंसर होगा कि इस काल में श्रृंगार रस की अधिकता मिलती है, इसीलिए इस काल को हम श्रृंगार काल भी कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तीसरा देखिए, इस काल में अलंकारों की अधिकता मिलती है, इसीलिए इस काल को हम क्या कहते हैं? अलंकृत काल भी कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है कि रीति काल को या फिर उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल क्यों कहते हैं, या ऐसे पूछ लेगा श्रृंगार काल को हम अलंकृत काल क्यों कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको आंसर देके आना है। आंसर क्या देंगे कि इस काल में अलंकारों की अधिकता मिलती है, इसीलिए इस काल को हम अलंकृत काल भी कहते हैं। यानी अलंकार अभी क्या होते हैं आप आगे समझ में आ जाएगा सब चीज में, ठीक है बेटा। फिलहाल में आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा, इस काल में गणित ज्ञान यानी गणित का बहुत ज्यादा ज्ञान फैल गया था, और ज्योतिषी ज्ञान, ज्योतिषी जो लोग थे वो अपना ज्ञान फैला रहे थे, ठीक है। तो इस काल में गणित ज्ञान और ज्योतिष ज्ञान भी मिलता है। और आगे देखें, इस काल में नायिका, नायिका कौन होती है? लेडीज, है ना, तो महिला। तो इस काल में जो महिला थी, नायिका थी, उसके नाखून से लेकर के चोटी तक के रूप का वर्णन मिलता है। कितनी अच्छी बात है। नायिका के चोटी से, नाखून से लेकर के और चोटी तक, यानी पैर के नाखून से लेकर के चोटी तक पूरे रूप का वर्णन कर दिया गया था। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। और क्या? गणित ज्ञान और ज्योतिषी ज्ञान मिलता है। कोई दिक्कत? पीछे रिपीट होते जा रहे हैं। अलंकारों की अधिकता है, इसीलिए अलंकृत काल कहते हैं, और श्रृंगार रस की अधिकता मिलती है, श्रृंगार काल भी कहते हैं। आपको यही तो याद करना है। प्रारंभ कब से हुआ? 1700 से। काय की अधिकता मिलती है? श्रृंगार रस की, इसलिए क्या कहते हैं? श्रृंगार काल कहते हैं। अलंकारों की अधिकता मिलती है, इसलिए क्या कहते हैं? अलंकृत काल कहते हैं, ठीक है। इसमें गणित ज्ञान और ज्योतिषी ज्ञान मिलता है। और क्या मिलता है इसमें? नायिका के नाखून से लेकर के, यानी पैर के नाखून से लेकर के चोटी तक के रूप का वर्णन मिलता है। तो इतना सब आपको बस लिख देना है ना, उत्तर मध्य काल में, या कह सकते हैं रीति काल में, ठीक है बेटा। रीति काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे: रीति बुद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। पहला कौन सा? रीति बुद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। इतना आपने अगर लिख दिया तो आपको कोई नंबर काट नहीं सकता, ठीक है। अब बात कर ले, थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन इनकी विशेषताओं की। तो विशेषता आप कैसे बनाएंगे? विशेषता मैं नहीं बनाने वाला, आप खुद बना लेना, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने वीडियो को पूरा देखा है शुरू से एंड तक, इसके बिल्कुल भी नहीं किया है, तो वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आराम से बना लेगा। और पहली विशेषता आप बताइए। तो देखिए, पहली विशेषता हम प्रारंभ को तो नहीं लिखते, तो जानकारी है, हम इसके गुण बताएंगे। तो पहला गुण क्या है कि इस काल में श्रृंगार रस की अधिकता मिलती है। इस काल में श्रृंगार रस की अधिकता मिलती है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, इस काल में श्रृंगार रस की अधिकता मिलती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? अच्छा, इसको लिखे नहीं लिखेंगे इसको, ये तो इसीलिए तो हुआ है, तो आपको ओनली क्वालिटी में इतना लिखना है, ठीक है बेटा, विशेषता में। दूसरा कहां से बनेंगे? इस काल
में अलंकारों की अधिकता मिलती है। कितना आसान है ना, तो यहां से लिख दो, इस काल में अलंकारों की अधिकता मिलती है, अलंकारों की अधिकता मिलती है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। तीसरा कहां से बनाएंगे, तो देखो ये यहां से बन गया यहां तक, ठीक है। अब इस थोड़ा सा इसको लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, इसलिए इस काल को हम अलंकृत काल कहते हैं, नहीं लिखना है। तीसरा पॉइंट कहां से बनाएंगे विशेषता के लिए, तो इस काल में गणित ज्ञान और ज्योतिषी ज्ञान भी मिलता है। तो आप यहां पे लिखेंगे इस काल में कौन सा ज्ञान, गणित ज्ञान एवं कौन सा ज्ञान, ज्योतिषी ज्ञान, ठीक है बेटा। ज्योतिषी ज्ञान भी क्या होता है, ज्योतिष ज्ञान भी मिलता है, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे। चौथा पॉइंट कहां से बनाएंगे, तीसरा कहां से बन गया, यहां से बना और यहां तक बना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बनाएंगे कि इस काल में नायिका के नाखून से लेकर चोटी तक के रूप का वर्णन मिलता है। चौथा पॉइंट आप यहां से यहां तक बनाएंगे, ठीक है। इस काल में नायिका के नाखून से लेकर के चोटी तक का वर्णन मिलता है। आज मैंने आपको सिर्फ 2 कालों के बारे में समझाया है। दोनों काल अगर आपको अच्छे समझ में आ गए हों तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट से मुझे क्या मालूम चलता है कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो मना कर दो, नहीं तो आप हाँ कर दो समझ में आया है, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर किया करिए। देखो आपके मोटिवेशन से क्या होता है, आप जो कमेंट करते हैं उनको पढ़ता हूं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। कोशिश करता हूं कि मैं अपने बच्चों के लिए अगली बार और अच्छे से वीडियो शूट करूं, जिससे बच्चों को समस्या ना आए किसी भी प्रकार की, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक चीज बताना भूल गया था कि 11th 12th में तो मैंने आपको बता दिया भैया। 9th 10th की बात कर लेते तो 9th 10th वालों को इनमें से कौन कौन से पार्ट्स करने हैं, कौन कौन से काल करने। तो देखिए 9th 10th वालों के लिए 2 क्वेश्चन तो उनके लिए भी सेम रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसके हिंदी साहित्य का इतिहास को या कह सकते हैं हिंदी पद साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आधुनिक काल के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। यहां से यहां तक 2 क्वेश्चन तो सेम हो गए, ठीक है। साथ ही साथ 2 क्वेश्चन के अलावा आपको इतना सारा मैटर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रगतिवाद को याद करें और प्रयोगवाद को याद करें और नई कविता को याद करें। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम भी इनमें से 3-3 याद करें कि 2-2 याद करें। तो बेटा आपको इसमें से 3-3 याद करने हैं, यानी प्रगतिवाद के ऊपर 3 क्वेश्चन बनेंगे। प्रगतिवाद के बारे में, प्रगतिवादी कवियों के नाम और रचनाएं और प्रगतिवाद की विशेषताएं, तो आपको तीनों याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे 3 इसके ऊपर बनेंगे और 3 इसके ऊपर बनेंगे। कुल मिला के 9 क्वेश्चन आपके ये होते हैं और 2 क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं। कुल मिला के आपको 11 क्वेश्चन याद करने हैं और 12th वाले बच्चों को कुल मिला के 16 क्वेश्चन याद करने हैं। लेकिन आपको करने 8 ही है, 16 तो अपने आप हो जाएंगे, ठीक है बेटा। और इनको करने हैं ओनली 11 क्वेश्चन। अभी 11th 12th के लिए अपन अभी और कम कर देंगे क्वेश्चन, चिंता ना करिए। 16 भी नहीं रहने देंगे और कम कर देंगे, 8 भी नहीं रहने देंगे और भी कम कर देंगे। आप बेफिक्र होकर पढ़ाई करिए, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 10th वाले बच्चों की जो क्लास है उस 10th वाली क्लास में, 9th वाली क्लास में बेटा इनमें से 2 नंबर क्वेश्चन आता है। जरूरत नहीं है कि आपको 4 पॉइंट याद करने हैं भैया, 2 विशेषताएं याद कर लो, ठीक है। और भैया 2 कवियों के नाम रचना याद कर लो, 2 कवियों के नाम कर लिए, उनकी एक रचना याद कर लो। साथ ही साथ अगर आपको इतना बड़ा याद ना हो, एक अदलान नामत हटा दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। पर आपको करने 3-3 क्वेश्चन है, तो 3-3 6 3 3 9 और 2 11 क्वेश्चन 9th 10th वालों के लिए रहेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही। किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, आप मेरा टेलीग्राम चैनल है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आपको ज्वाइन कर लेना है, तभी आपको पीडीएफ मिल पाएगी। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, अभी मैं इसको हटूंगा तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से जो कुछ भी मैं लिखाता जा रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते जाएं अपनी अपनी कॉपी में, रजिस्टर बना लीजिए, पेन उठा लीजिए और आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी बच्चों का, बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग।